नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस कमडी। तो आज हम द्वितीय पीयूसी हिंदी विषय साहित्य गौरव के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुक्रमणिका। तो अनुक्रमणिका में प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, ऐसे 3 सोपान दिए गए हैं। तो हम पहले प्रथम सोपान गद्य भाग में आने वाले गद्य पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर 8 गद्य पाठ है। तो पहला पाठ है सुजान भगत, इसके लेखक है प्रेमचंद्र जी। दूसरा गद्य पाठ कर्तव्य और सत्यता, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इसके लेखक है। तीसरा पाठ गंगा मैया से साक्षात्कार, डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी, इसके लेखक हैं। चौथा पाठ है एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी ने इस पाठ को लिखा है। पांचवा पाठ भारत रत्न विश्वेश्वरैया, डॉक्टर बालशौरी रेड्डी द्वारा लिखा गया है यह पाठ। छठा पाठ चीफ की दावत, डॉक्टर भीष्म साहनी ने इस पाठ को लिखा है। सातवां पाठ है भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। तो आठवां पाठ यात्रा जापान की, ममता कालिया ने इस पाठ को लिखा है। तो ये 8 पाठ जो हैं प्रथम सोपान के अंतर्गत आ जाते हैं। अब द्वितीय सोपान पद्य भाग। तो इस पद्य भाग में फिर से 2 विभाग है, मध्यकालीन कविताएं और आधुनिक कविताएं। तो हम पहले मध्यकालीन कविताओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मध्यकालीन कविता में पहला है रैदास बानी, दूसरा सूरदास के पद, तीसरा रहीम के दोहे और चौथा बिहारी के दोहे। अब आधुनिक कविता। आधुनिक कविता में 6 कविताएं दिए गए हैं। तो पहली कविता है अधिकार, इसके कवियत्री है महादेवी वर्मा। दूसरी कविता है गहने, यह कन्नड़ में कुवेंपु द्वारा रचित है, लेकिन इसको हिंदी में अनुदित किया है डॉक्टर एम विमला ने। तो तीसरी कविता है कायर मत बन, तो इसके कवि है नरेंद्र शर्मा। चौथी कविता है एक वृक्ष की हत्या, तो कुंवर नारायण इसके कवि हैं। तो 5वां कविता है भारत की धरती, डॉक्टर श्याम सुंदर दास मानव इसके कवि हैं। तो छठी कविता दी गई है हो गई है पीर पर्वत सी, तो दुष्यंत कुमार इसके कवि है। तो अब तृतीय सोपान अपठित भाग, इसमें एकांकियाँ दी गई है। 2 एकांकियाँ है। तो पहली एकांकी है सूखी डाली, इसके एकांकीकार है उपेंद्रनाथ अश्क। और दूसरी जो एकांकी है प्रतिशोध, तो इसके एकांकीकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हम द्वितीय पीयूसी वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र का ढांचा देखेंगे। तो गद्य भाग से यहाँ 25 अंक के लिए सवाल आ सकते हैं, और पद्य भाग से 20 अंक, अपठित भाग से 15 अंक, और व्याकरण भाग से 25 अंक, और रचना से 15 अंक। ऐसे कुल मिलाकर 100 अंक की प्रश्न पत्रिका आपके सामने होगी। तो यहाँ पर गद्य भाग से 25 अंक के लिए कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, इसकी ओर हम थोड़ा सा देखेंगे। तो 1 अंक के लिए जो प्रश्न है वह 6 आएंगे, प्रश्न भी 6 और उसको अंक भी 6। तो 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए आपके सामने होंगे 5 प्रश्न। तो उसमें कितने उत्तर लिखना है आपको? 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो उसके लिए 9 अंक दिए जाते हैं। तो वहाँ पर फिर से किसने किससे कहा, यह 4 प्रश्न दिए जाएंगे। उस 4 प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो
अगला प्रश्न होगा सह संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। तो यहाँ पर भी आपके लिए 4 प्रश्न दिए जाएंगे संदर्भ में। तो उस 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर 6 अंक आपको मिलेंगे। तो ये कुल मिलाकर 25 अंक यहाँ पर हो गए। अब पद्य भाग से 20 अंक के प्रश्न आएंगे, आपको उसके जवाब लिखना है। तो पहला यहाँ पर भी 1 अंक वाले 6 प्रश्न आएंगे, आपको वह लिखना है। तो उसके बाद मध्यकालीन कविताओं में यहाँ पर 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए 4 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से 2 आपको लिखना है। तो उसके बाद सह संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको 4 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से 2 सवालों का जवाब लिखना है, 2 प्रश्नों का जवाब लिखना है। तो 1 के लिए 4 अंक, ऐसे कुल मिलाकर 8 अंक जो है आपको मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अब ये 20 अंक यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब अपठित भाग से आपके लिए 15 अंक के लिए सवाल आएंगे। तो उसमें से 1 शब्द या 1 वाक्यांश में लिखने के लिए यहाँ पर 5 सवाल 5 अंक मिल जाएंगे आपको, यानी कि हर एक सवाल के लिए हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। तो इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर एक एकांकी में से 2 सवाल आएंगे। प्रथम एकांकी में से 2 सवाल आएंगे, उसमें से आपको 1 लिखना है, उसके लिए 5 अंक। और दूसरी एकांकी जो है उसमें 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 1 लिखना है, उसके लिए 5 अंक, यानी कि कुल मिलाकर 10 अंक, यानी कि 5 और 10 15 हो गए अपठित भाग में। तो हम अब व्याकरण भाग की ओर ध्यान देते हैं। तो व्याकरण भाग से 25 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें से कौन कौन से व्याकरण के आधार पर प्रश्न पूछेंगे यह हम देखेंगे। वाक्य शुद्धिकरण कीजिए 4 अंक के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 4 अंक के लिए। काल बदलिए अथवा सूचना अनुसार काल बदलिए, यह 3 अंक के लिए प्रश्न आते हैं। मुहावरों के अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए 4 अंक के लिए। अन्य लिंग रूप लिखिए, यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यहाँ पर आपको 3 प्रश्न आते हैं। तो उपसर्ग जोड़कर लिखिए 2 शब्द दिए जाते हैं, 2 अंक। प्रत्यय अलग कर लिखिए 2 शब्द, 2 अंक। ऐसे यहाँ पर आपको 25 अंक व्याकरण भाग से मिलेंगे। अब रचना विभाग से आपके लिए 15 अंक के प्रश्न आएंगे। तो रचना विभाग में 15 अंक के लिए क्या क्या दिया जाता है यह हम यहाँ पर देखेंगे। पहला जो है निबंध अथवा पत्र लेखन आपको लिखना है। दोनों में से 1 लिखना है, उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। और पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश दिया जाता है और उस गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए जाते हैं। तो उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, तो वहाँ पर उसके लिए 5 अंक। और आखिर का प्रश्न होता है अनुवाद। आपको यहाँ पर हिंदी से कन्नड़ या अंग्रेजी में दिया जाता है, उसे आपको हिंदी में लिखना है, उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो छात्रों, आज हम पहले कविताओं में पद्य भाग में आधुनिक कविता की दूसरी कविता गहने, इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको मूलतः राष्ट्रकवि कुवेंपु ने कन्नड़ में वडवेगळु नामक कविता को लिखा था। तो इसका अनुदित डॉक्टर एम विमला जी ने किया है। तो यहाँ पर हम कुवेंपु जी का परिचय देखेंगे। तो महाकवि कुवेंपु कुप्पनहಳ್ಳಿ वेंकटप्प गौड़ा पुट्टप्पा उनका पूरा नाम है।
तो आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार भी इन्हें माना जाता है। तो यहाँ पर साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कुवेंपु जी ने न लिखा हो। इनकी साहित्य के क्षेत्र में हर विधा में, यानी कि यहाँ पर कविताएं हो, कथाएं हो, उपन्यास हो, हर विधा में उन्होंने अपनी ओर से देन दी है कन्नड़ साहित्य को। तो उनका जन्म जो है कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलुरु जिले के कोप्पा नामक गांव के वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा के सुपुत्र के रूप में 29 दिसंबर 1904 को हुआ। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थनहल्ली में और उच्च शिक्षा मैसूरू विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई थी। तो इसके बाद आप मैसूर विश्वविद्यालय महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य भी रहे थे। तो उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। ये थी कुवेंपु जी का परिचय। अब हिंदी में अनुदित किया हुआ डॉक्टर एम विमला जी का थोड़ा सा परिचय हम देखेंगे। तो अनुवादक एम विमला, डॉक्टर एम विमला का जन्म 16 मार्च 1955 में हुआ। तो आपने 1976 में एमए हिंदी में किया तथा उसके बाद 1982 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो आप बहुभाषी विदुषी है। बहुभाषी विदुषी इसका अर्थ है कि बहुत सारे भाषाओं को जानने वाली, बहुत सारा भाषाओं में परिपूर्ण निपुण होने वाली। तो यह कवयित्री बहुभाषी विदुषी है। तो आपने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण किया है, यानी कि यहाँ पर भाषाओं का अनुवाद किया जाता है, कन्नड़ से हिंदी अथवा हिंदी से कन्नड़ अथवा कन्नड़ से अंग्रेजी में। तो इन भाषाओं के क्षेत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य किया है, यानी कि यहाँ पर इनके मार्गदर्शन के आधार पर बहुत सारे बच्चे यानी कि छात्र छात्राओं ने यहाँ पर शोध कार्य किया है, रिसर्च वर्क, संशोधन कार्य किया है। तो इनको मिलने वाले पुरस्कार के बारे में हम जानेंगे। तो इनका हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार मिला है, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार इन्हें मिला है, रंग सम्मान, महात्मा गांधी जी पुरस्कार आदि से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आप संप्रति, यानी कि संप्रति इसका मतलब है आज अभी इस वक्त बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। तो हम इस कविता का परिचय देखेंगे। तो प्रस्तुत कविता कुवेंपु जी कन्नड़ कविता वडवेगळु का हिंदी अनुवाद है, जो नन्न मने कविता संकलन से लिया गया है। तो आपको वार्षिक परीक्षा में सवाल आ सकता है, परीक्षाओं में सवाल प्रश्न पूछा जा सकता है कि वडवेगळु ये जो कविता है कौन से कविता संकलन से ली गई है। तो नन्न मने कविता संकलन से ली गई है, ऐसे आपको जवाब लिखना है। तो प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का संवाद है, यानी कि संवाद इसका मतलब वार्तालाप, बातचीत, माँ और बेटी आपस में बातें कर रही है। तो इसको कविता को यहाँ पर दिया गया है। तो माँ बेटी को गहने पहनना चाहती है। माँ क्या करना चाहती है? अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को गहने पहनाना चाहती है, सोना पहनना चाहती है। पर बेटी उन गहनों से क्या लाभ कर मना कर रही है, यानी कि आपको सभी लोगों को मालूम है बच्चे एक न एक विषय पर जिद करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर माँ अपने बच्ची को गहने पहनाना चाहती है, तो वह बच्ची उसको पहनने के लिए मना कर रही है।
तो आप भी आपके घर में बच्चों को देखते होंगे, अगर आप उसको नहाने के बाद कपड़े पहनाए तो वह कपड़े पहनने के लिए मना कर देते हैं, खाना खाने के लिए मना करते हैं, ऐसे बच्चे जिद करते ही रहते हैं। तो इसी तरह इस कविता में भी यहाँ पर माँ जो है बच्ची को गहने पहनाना चाहती है, लेकिन बच्ची जो है यहाँ पर उसको मना कर रही है। गहने पहनने से मुझे क्या लाभ कहकर वह मना कर रही है, मुझे गहने नहीं पहनना है, ऐसे वह कह रही है। तो वह कहती है कि माँ तुम ही मेरा गहना हो और मैं ही तुम्हारा गहना हूँ। यानी कि बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, माँ को ही वह बच्ची अपना गहना मान रही है और उसी के साथ साथ माँ यहाँ पर बच्ची को क्या कर रही है, तुम ही मेरा गहना हो और मैं ही तुम्हारा गहना हो। माँ बच्ची को अपना गहना कर रही है और बच्ची माँ को यहाँ पर गहना कर रही है। तो दोनों के लिए आपस में एक दूसरे के लिए गहने बन चुके हैं। तो यहाँ पर अन्य गहनों की जरूरत क्या है, ऐसे बच्ची को